वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस आप फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा आप सभी को पता है, अपना जो एनएम सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ठीक है, और ये पेपर पिछले 10 साल में विभिन्न प्रकार के जो एनएम भर्ती परीक्षा में पूछा गया है उनका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हल्के में ना लेके चलें, इससे बाहर कुछ नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ये 10 साल का पेपर, जो चाहे वो छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जिस भी राज्य में पिछले 10 साल में एनएम का पेपर हुआ है उन सभी का पीवाईक्यू कर रहे हैं। अगर ये 5000 प्रश्न हम आपको पढ़ा देते हैं तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, 99% आप अपना स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में ये 5000 का सीरीज अगर कंप्लीट हो गया तो। और हर एक प्रश्न का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है, और चैप्टर वाइज प्रश्न जो हम करवा रहे हैं उनका डिटेल में व्याख्या भी हम करवा रहे हैं। व्याख्या करवाने का मोटू ये है कि आपकी थियरी और स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप प्रश्न को हल करने के साथ साथ व्याख्या को भी अच्छे से पढ़ा करें। देखिए, ये वीडियो तो आपको यूट्यूब पे मिल जा रही है फ्री, लेकिन इसका पीडीएफ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है। ठीक है, जो सैनी बैच हमारा ज्वाइन किए थे 200 रुपये का फ़ी देकर, जिन्होंने सैनी बैच को परचेस किया था। सैनी बैच में हमने क्या पढ़ाया था? कंप्लीट थियरी पढ़ाया था चैप्टर वाइज। ठीक है, पूरे विषय का कंप्लीट थियरी चैप्टर वाइज हमने पढ़ाया था। थियरी के साथ साथ हर एक चैप्टर से हमने एमसीक्यू भी करवाया था। एमसीक्यू 4 ऑप्शंस वाले नहीं करवाया था, 5 ऑप्शंस वाले एमसीक्यू करवाया था, जो आपके भर्ती परीक्षा में इस बार 5 ऑप्शंस के एमसीक्यू आने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है, सबसे पहले हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सीएचएन विषय का करवा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ा रहे हैं। इसका आज का जो रहने वाला है आज की वीडियो में यूनिट नंबर 4 हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है। ठीक है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 10 सालों में विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षा में जो पूछे गए थे उनका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, इसका उत्तर हमको बताने से पहले आप लोग तेज़ी के साथ कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, सब कुछ दिखता है, आप लोग हमारे उत्तर बताने से पहले खुद उत्तर बता दिया करिए। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ पे पहला प्रश्न हमने छोड़ दिया है। पहला प्रश्न था कि 2019 में पूछा था कि जो हेल्थ हेल्थ दिवस मनाया जाता है उसकी थीम पूछा था, लेकिन 2019 का थीम तो पूछेगा नहीं। अगर प्रश्न आएगा भी थीम से तो 2025 का हेल्थ दिवस जो मनाया गया था 7 अप्रैल को, उसका थीम पूछ सकता है। तो यहाँ पे ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इस बार जो स्वास्थ्य दिवस बनाया गया था उसका थीम क्या था, उसका विषय क्या था? माई हेल्थ। ठीक है, माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, माई हेल्थ माई राइट। जैसे आप लोग बोलते हुए कि मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, वही उसी प्रकार ये है कि माई हेल्थ माई राइट। इसी प्रकार से आपको याद करके रखना है। 2025 का जो स्वास्थ्य दिवस बनाया गया था उसका थीम है माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, चलिए अब ये प्रश्न आप देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि पीएससी की गतिविधियों का आयोजक कौन करता है। हमने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था कि पीएससी के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि पीएससी की गतिविधियों का आयोजक जो है कौन होता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्टिविटीज़ ऑफ पीएससी। आपको ये चीज़ तो अच्छे से पता है कि पीएससी पे कौन तैनात रहते हैं। ठीक है, पीएससी पे मेडिकल ऑफिसर जो रहता है। ठीक है, यही सबसे बड़ा पद होता है, यही पीएससी पे आयोजक होता है। मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे व्याख्या हम पढ़ेंगे। व्याख्या में बताया गया, व्याख्या पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? थियरी पे आपकी कमांड और अच्छी हो जाती है। ठीक है, जो पीएससी है, पीएससी व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय का सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से प्रथम संपर्क बिंदु है। ध्यान में रखना है, व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय का सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से प्रथम संपर्क बिंदु है। ठीक है, पीएससी में सभी गतिविधियों, चिकित्सा, रोकथाम, स्वास्थ्य, शिक्षा, रिकॉर्ड रखरखाव, स्टाफ समन्वय आदि का समग्र दायित्व एवं आयोजन मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर का होता है। वह पीएससी का प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रमुख होता है। अन्य कर्मचारी जैसे कि नर्स, हेल्थ इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर आदि उनको उसके निर्देशन में कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अंडर में कार्य करते हैं। जैसे वो डायरेक्शन देगा वैसे ही ये नर्स, हेल्थ इंस्पेक्टर काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर आप प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हो, तो बता दो ये किस
परीक्षा में प्रश्न आया था, और किस साल, तो 2019 में ये प्रश्न आया हुआ था केला पीएससी एएनएम में। ठीक है, केला पीएससी पब्लिक हेल्थ नर्स जो एएनएम के पद पे निकल के आती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, इसका उत्तर आपको बताना है। पूछा जा रहा है कि चिकित्सा मामले और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों से संबंधित सभी मामलों पर सरकार का मुख्य तकनीकी सलाहकार कौन होता है। ऑप्शंस आपके पास है, इसका उत्तर आपको बताना होगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो कौन होता है भैया, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पहले व्याख्या पढ़ लेंगे हम। जो भारत सरकार में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ठीक है, ये केंद्र सरकार का सर्वोच्च तकनीकी अधिकारी होता है जो चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी मामलों जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, नीति निर्माण, तकनीक, दिशा निर्देश, महामारी नियंत्रण आदि, इन सब में सरकार को तकनीकी सलाह देता है। वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। राज्य स्तर पर यह भूमिका डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज निभाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर डीजीएसएस ही मुख्य तकनीक सलाहकार होते हैं। और ये प्रश्न आया है 2019 में केला पीएससी में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, अच्छा प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि जो नगर निगम की जनसंख्या होती है, कितनी जनसंख्या होती है। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि 2 लाख से अधिक जनसंख्या पे नगर निगम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए और डिटेल में व्याख्या में बताया गया कि भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाएगा कि 74 जो संविधान संशोधन हुआ था किस सन में हुआ था, 1992 में। इसके अनुसार नगर निगम उन शहरों में बनाया जाता है जिनकी जनसंख्या कम से कम 2 लाख हो। कुछ राज्यों में यह सीमा 3 लाख या उससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मापदंड 2 लाख है। चलिए, ये भी प्रश्न केला पीएससी एएनएम 2019 में पूछा गया था। अच्छा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि गोभी अभियान में शामिल है सिवाय एक को छोड़कर। अब आइए पता लगाते हैं कौन सा है जो गोभी अभियान में नहीं शामिल है। देखिए, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, अवलोकन तो नहीं होता है। गोभी का फुल फॉर्म आपको पता है ना, गोभी का फुल फॉर्म पता है, नहीं पता है अभी व्याख्या में पता हो जाएगा। ठीक है, बी का मतलब तो ये पता ही है, स्तनपान। ठीक है, सी का मतलब भी पता है, और जी का मतलब भी पता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो ये है, लेकिन ये ओ अलग है। ठीक है, ये अवलोकन नहीं होगा। ठीक है, ओ का मतलब क्या होगा, अब व्याख्या में हम देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि गोभी ये यूनिसेफ का अभियान है। 1980 के दशक में बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए शुरू किया गया था। 1980 में गोभी अभियान यूनिसेफ ने शुरू किया था। किस लिए शुरू किया था सर, बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए शुरू किया था। अच्छा, गोभी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। जी का मतलब होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग, विकास निगरानी हिंदी में। ओ का मतलब जो वहाँ पे अवलोकन बताया गया था वो नहीं होगा। ओ का मतलब होगा ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, मौखिक पुनर्जलीकरण थेरेपी, ओ का मतलब। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये वो आरएस लिखा है भाई, इसको एक बार देख लेना आप। इतना ही आपको याद करके रखना है। ओ का मतलब होगा ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। चलिए, बी का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, और आई का मतलब टीकाकरण। अच्छा, बाद में इस गोभी में सुधार हुआ था। बाद में गोभी को क्या कर दिया गया था जानते हैं, बाद में गोभी को इसमें FFF जोड़ दिया गया था। ठीक है, गोभी तो था ही, इसमें बाद में परिवर्तन किया गया, FFF ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। FFF अभी आगे आपको पता चलेगा FFF होता क्या है। एक AF से हो जाएगा, वो आपको आगे अभी व्याख्या में पता चल जाएगा। यहाँ देखिए, व्याख्या में आपको बता ही दिया गया है। फीमेल एजुकेशन, एफ का मतलब कि फूड सप्लीमेंटेशन, और आपका एक एफ का मतलब हुआ फीमेल एजुकेशन, एक एफ का मतलब हुआ कि फर्टिलिटी कंट्रोल। ठीक है, इसको जोड़कर इससे बाद में गोभी FFF बनाया गया। ठीक है, ये भी प्रश्न आया था। ठीक है, केला पीएससी में, और आपके एएनएम में भी ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, एएनएम 92-12 का जो पेपर हुआ था, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिपीटेड होता है।
इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बोला ना, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम चलेंगे भैया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ओके, नेक्स्ट प्रश्न अच्छा है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में कौन से रिकॉर्ड रखे जाते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट उत्तर खुद बताना है, ठीक है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रिकॉर्ड, ये तो रखा ही जाता है भाई, ठीक है। कपल रिकॉर्ड ये भी रखा जाता है, एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल कपल रिकॉर्ड से भी रखा जाता है। बर्थ एंड डेथ रजिस्टर्स ये भी रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये सभी रखे जाते हैं। बाकी व्याख्या में हम पढ़ेंगे। व्याख्या में आपको बताया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निम्नलिखित प्रमुख रजिस्टर रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से रखे जाते हैं। भैया जैसे कि मात्र स्वास्थ्य रिकॉर्ड, इसमें जैसे कि एएनसी हुआ, पीएनसी हुआ, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हुआ, ये सभी रजिस्टर रखे जाते हैं। और जो शिशु स्वास्थ्य रिकॉर्ड है, इसमें टीकाकरण, अंडर 5 क्लिनिक रजिस्टर, ये सभी रखे जाते हैं। योग दंपति रजिस्टर में एलिजिबल कपल रजिस्टर रहते हैं। जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर, बर्थ एंड डेथ रजिस्टर सीआरएस अधिनियम के तहत परिवार नियोजन, टीकाकरण, संचारी रोग आदि के रजिस्टर रखे जाते हैं। इसलिए विकल्प सभी सही हैं। और ये प्रश्न किस भर्ती में आया था? केरला पीएससी एएनएम, ठीक है, केरला पीएससी एएनएम में ये पूछा गया था, ठीक है। केरला पीएससी एएनएम ग्रेड सेकंड में 2022 में ये प्रश्न बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि भैया, पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में ज्ञान अद्यतनीकरण, ठीक है, नॉलेज अपडेशन निम्न में से क्या करता है? तो क्या करता है ये? आपके पास ऑप्शंस है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भैया कर्मचारियों का आत्मविकास। ये तो करता ही करता है, आत्मविकास तो करेगा ही करेगा। करियर उन्नति की संभावनाओं को समझने में मदद ये भी करता है। रिपोर्ट लिखने की क्षमता बढ़ाता है। उपरोक्त सभी काम करता है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए निरंतर शिक्षा, इन सर्विस ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण। ज्ञान अद्यतनीकरण, हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट है, से नई तकनीक, दवाइयाँ, दिशा निर्देश सीखने में मदद मिलती है। आत्मविश्वास और आत्म विकास बढ़ता है। प्रमोशन, कैरियर ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ती है। बेहतर रिपोर्ट लेखन और दस्तावेजीकरण की क्षमता विकसित होती है। ये भी 2025 में केरला पीएससी एएनएम ग्रेड सेकंड में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का लक्षण नहीं है? कौन सा है जो समुदाय का लक्षण नहीं है? इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा आपको बताना होगा। ये पहला ऑप्शन बोला है कि समुदाय एक सनादर भौगोलिक क्षेत्र है। सनादर भौगोलिक क्षेत्र है क्या सर? भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन बोल दिया कि क्षेत्र नहीं है। ये अपोजिट बोल दिया है प्रश्न के, ठीक है, अपोजिट बोल दिया है, तो यही गलत हो जाएगा, यही नहीं है। बाकी ये सभी है। यह साथ रहने वाले लोगों से मिलकर बनता है, ये भी है। लोग अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, ये भी है। समुदाय में समान संगठन संस्थाएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों हैं, बाकी ये नहीं है, ठीक है, अपोजिट बोला है इसलिए नहीं है। व्याख्या में देखिए, कम्युनिटी की परिभाषा में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना एक महत्वपूर्ण लक्षण है। उदाहरण के तौर पर एक गांव, एक वार्ड, एक पंचायत आदि, ठीक है। बाकी सभी कथन सही हैं। लोग साथ साथ रहते हैं, परस्पर सहयोग करते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि भैया उन लोगों का सहयोग करो जिनका पेमेंट नहीं कटा हुआ है, खुद उनसे पूछो, ठीक है, क्यों नहीं कटा, क्या प्रॉब्लम आ रही है। जिनका प्लस में स्कोर में है, ठीक है, जिनका पीटी 2023 में प्लस में स्कोर है, ठीक है, 2023 के पीटी में, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन और आपका एब्सोल्यूट दोनों में प्लस में स्कोर है, उनसे पूछो आप कि तुम्हारा पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। जो 200 रुपये आयोग ले रहा है खर्चा, ठीक है, आपका पेपर करवाने के लिए, आयोग देखिए, सरकार खुद स्टूडेंट से पैसा मांग रही है कि भाई हमें पैसा दो तभी हम तुम्हारा एडमिट कार्ड देंगे। अब ये सेंटर वालों को पैसा देना होता है ना, तो गवर्नमेंट अपने जेब से देना नहीं चाहती है, ठीक है, आप लोगों से ही लेके पैसा उनको देगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, क्या ही कर सकते हैं। और लोग यहाँ पे कुछ, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी केरला पीएससी एएनएम 2022 में प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि सब सेंटर में जनसंख्या कवरेज कितनी होती है, ठीक है। अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था, ठीक है, 9 नवंबर को पेपर हुआ था छत्तीसगढ़ का, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल फीमेल दोनों के लिए आई हुई थी वैकेंसी, 200-250 वैकेंसी थी।
वहाँ पे ये प्रश्न बना था, लेकिन एक चीज़ डाटा इन्होंने कन्फ्यूज़ करने के लिए एक वर्ड लिख दिया था, IPHS। ठीक है, अब ये वर्ड लिख दिया था कि बताओ IPHS के अनुसार सब सेंटर पे कितनी जनसंख्या होती है। अब ये किसी किताब में आपकी लिखी नहीं है, चाहे आपने डिप्लोमा, जो आप डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, डिप्लोमा करते के टाइम जो भी किताबें हैं मार्केट में, वहाँ पे ये चीज़ नहीं आप लिखा हुआ पाएंगे। आपको लगेगा कि IPHS कौन सा वर्ड है भाई, हो सकता है इसके अनुसार जनसंख्या, आपको ये चीज़ तो पता है 3000 5000 होता है, लेकिन ये वर्ड देखते ही एक मन में कन्फ्यूजन आ जाता है कि शायद इसके अनुसार कुछ और डाटा हो। ठीक है, इसके अनुसार कुछ और डाटा हो, ये सोचकर आप प्रश्न को गलत कर दो। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर ही करने के लिए तो मैं सैनी बैच लेके आया था। सैनी बैच, सैनी बैच में आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट मैंने पढ़ाया है, पहला ही यूनिट अभी पढ़ाया है, 2-3 यूनिट और बचे हुए हैं तो भी करवा देंगे। वहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखा है कि IPHS 2023 के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जो सब सेंटर की जनसंख्या होनी चाहिए 3000 से 5000 तक होनी चाहिए, और इम्पॉर्टेंट भी लिखा है। मैंने वो पढ़ाया था 6 तारीख को, 9 तारीख को छत्तीसगढ़ एनम में पूछ ही लिया, तो यही डिट्टो लाइन ही पूछा था इसे, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा है। तो 3000 5000 यहाँ पे भी आपको भारत सरकार के मानक 2023 तक अपडेटेड है, ठीक है, लेटेस्ट डाटा है 3000 5000, बाद में परिवर्तन हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन अभी इतना ही है। समतल क्षेत्र में 5000 जनसंख्या पर एक सब सेंटर होता है, वहीं पे पहाड़ी एरिया हुआ या फिर जनजाति लोग जहाँ रहें, कठिन क्षेत्र है, तो वहाँ पे 3000 जनसंख्या पर एक सब सेंटर बनाए जाते हैं। नए दिशा निर्देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में अपग्रेड होने पर भी जनसंख्या मानक यही है। तुलना के लिए भैया और भी चीज़ें जैसे आपको ध्यान रखना है, पीएससी पे अगर वो समतल एरिया है तो वहाँ पे 30,000 जनसंख्या पे एक पीएससी की स्थापना होती है, और वहीं पे पहाड़ी एरिया है तो 20,000 की जनसंख्या पे एक पीएससी का निर्माण किया जाता है। और सीएससी का अगर पहाड़ी एरिया है तो 80,000, और वहीं पे समतल एरिया है तो अपोजिट बोल दिया, समतल एरिया तो यहाँ इसका उल्टा बोल दिया, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। हाँ हाँ सही है, पहाड़ी एरिया है तो 80,000 और समतल है तो 1,20,000 की जनसंख्या पे एक सीएससी होता है। ये प्रश्न 2023 में आया हुआ था केरला पीएससी एनएम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि किसी निश्चित समय या अवधि में, किसी निश्चित समय या फिर अवधि में जनसंख्या में मौजूद क्या हो गया भाई, हमारी डीपी दिखने लगी क्या। चलिए पूछा जा रहा है कि किसी निश्चित समय या अवधि में जनसंख्या में मौजूद सभी नए और पुराने रोग, नए रोग पुराने लोग, नए रोग पुराने रोग के मामलों को क्या कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे प्रीविलेंस, ठीक है, प्रीविलेंस या फिर व्यापकता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, चलो अब समझ में आएगा व्याख्या में। प्रिविलेंस का मतलब होता है किसी निश्चित समय पर जनसंख्या में मौजूद सभी, चाहे वो पुराना हो या फिर नया हो, उन सभी रोगियों की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पे 1 जनवरी 2025 को भारत में कितने डायबिटीज़ के मरीज हैं, तो यह प्रिविलेंस हो गया, ठीक है। 1 जनवरी 2025 को भारत में कितने डायबिटीज़ होते हैं, अब चाहे वो 2025 में नए मामले आए हों या फिर 2023, चाहे 20 चाहे 22, सबको काउंट करके जो बताया जाता है वही प्रिविलेंस हो जाता है, ठीक है। इंसिडेंस का मतलब कि घटना दर होता है, किसी निश्चित अवधि में नए रोगी के मामलों को इंसिडेंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, किसका उदाहरण, घटना दर का, कि 2025 में कितने नए डायबिटीज़ के केस आए, तो ये एक क्या हो गया, इंसिडेंस कहलाता है, ठीक है। मैंने पूछा कि 2025 में कितने नए डायबिटीज़ के केस आए हैं, तो आप बोलोगे कि सर आप इंसिडेंस हमसे पूछ रहे हो, ठीक है, हमसे प्रिविलेंस नहीं पूछ रहे हो, प्रिविलेंस बताओ तो हम बता देंगे कि टोटल डायबिटीज़ कितने हैं। अब मैं नए नए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये इतना जानता हूँ कि अब तक इतने केस हैं डायबिटीज़ के, तो ये प्रिविलेंस हो जाएगा। इंसिडेंस मतलब कि नया केस आप पूछ रहे हो। ये भी पेपर 2023 में केरला पीएससी एनएम में आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि बच्चों की ज़रूरत के लिए विशेष रूप से समर्पित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी वर्ड ध्यान में रखना है। एक तो बात हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, दूसरी बात हो रही है कि बच्चों की ज़रूरत, जो बच्चों के लिए काम करती है। तो
बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ। यूनिसेफ आपको पता ही है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपके वनडे एग्जाम एएनएम के अलावा भी पूछा जाता है किसी एग्जाम में डायरेक्ट कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसका नाम बदल गया है, ध्यान में रखना है, डायरेक्ट पूछेगा यूनिसेफ का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, तो अब बदल दिया गया है इसका नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड अब रख दिया गया है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946, किसकी? यूनिसेफ की स्थापना, ठीक है। मुख्यालय ध्यान में रखना है, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है यूनिसेफ का। वर्तमान कार्यकारी निदेशक 2025 तक रसेल, ठीक है। अब वो आंद्रे रसेल एक खिलाड़ी है, ठीक है, उसकी बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे रसेल है, इतना ही याद रखना रसेल, ठीक है। पूरा नाम रखने की याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो निदेशक है। अच्छा, मुख्य कार्य क्षेत्र इसका क्या है कि बच्चों को ये स्वास्थ्य का पोषण देता है, पोषण शिक्षा बच्चों के लिए काम करता है, उनके स्वास्थ्य के लिए काम करता है, पोषण शिक्षा, स्वच्छ जल सुरक्षा एवं आपातकालीन सहायता देता है, ये यूनिसेफ का कार्य है। ये प्रश्न आया था 2023 में केरला पीएससी एएनएम में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि भाई पूछा जा रहा है कि द्वितीयक रोकथाम का मुख्य हस्तक्षेप क्या है? द्वितीयक रोकथाम का मुख्य हस्तक्षेप क्या है? ऑप्शन हैं आपके पास 1, 2, 3, 4, इसका करेक्ट उत्तर बताना है। द्वितीयक रोकथाम का मुख्य हस्तक्षेप है कि प्रारंभिक निदान और उपचार, ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट है, प्रारंभिक निदान और उपचार। अच्छा, प्राथमिक रोकथाम अब सब के बारे में हम देख लेंगे। प्राथमिक रोकथाम क्या है? प्राथमिक रोकथाम का मतलब कि स्वास्थ्य संवर्धन प्लस विशिष्ट सुरक्षा। द्वितीयक रोकथाम प्रारंभिक निदान प्लस त्वरित उपचार, विकल्प डी। और तृतीयक रोकथाम विकलांगता सीमा या पुनर्वास, ठीक है। पुनर्वास मतलब कि जो भी क्षतियाँ हो गई है उनको सुधारने के लिए जो चीज़ें किया जा रहा है वो पुनर्वास कहलाता है। जैसे पैर टूट गया है, पैर फट गया है, ठीक है, अब पैर को ठीक होने के लिए, ठीक है, जो उस पे प्रक्रियाएँ हो रही हैं, उसको टाँका, मरहम पट्टी ये सभी चीज़ें कर रहे हो ताकि पुरानी स्थिति में वो आ जाए, तो ये पुनर्वास कहलाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी के अंतर्गत जनसंख्या कवरेज, अभी ऊपर आप पढ़ के आए हैं, तो कितनी जनसंख्या होता है पीएचसी के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 20,000 से लेकर 30,000 पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत सरकार के मानक आईपीएचएस 2022 के अनुसार, ध्यान में रखना है, आईपीएचएस 2022 के अनुसार समतल क्षेत्र पे 30,000 जनसंख्या पर एक पीएचसी का स्थापना होता है, वहीं पे पहाड़ी जनजाति क्षेत्र में 20,000 जनसंख्या पर एक पीएससी बनता है। बेड 6 बेड रहते हैं, 24/7 पीएससी में सेवा दिया जाता है। स्टाफ की बात करें तो पीएससी में मेडिकल ऑफिसर रहते हैं, स्टाफ नर्स रहते हैं, एएनएम रहते हैं, फार्मासिस्ट रहते हैं और लैब टेक्नीशियन आदि रहते हैं। ये प्रश्न आया था केरला पीएससी एएनएम 2023 में, सभी प्रश्न लेटेस्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मैं यहीं पे आपसे पूछ ले रहा हूँ कि इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 में जो अप्रैल में मनाया गया था, 7 अप्रैल इसका तो करेक्ट उत्तर होगा, 7 अप्रैल में, उसका विषय क्या था, ठीक है, उसका विषय विषय या फिर थीम क्या था, ये आपको बताना है कि सर विषय थीम क्या था, ठीक है, उसका विषय और थीम क्या था। तो हमने शुरू में ही बता दिया था कि इसका विषय क्या था, माई हेल्थ माई राइट। जैसे आप बोलते हो ना, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, उसी प्रकार माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, हिंदी में। चलिए, यहाँ पे व्याख्या में क्लियर बताया गया है कि भैया क्या था। हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है सर? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। और इसकी स्थापना 1948 में हुआ था, इसी के याद में मनाते हैं। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था, तो उसी के याद में हर वर्ष हम स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था, तो ध्यान में रखना है पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है कि सर ने बताया है 1950 में। ये प्रश्न आया था केरला पीएससी एएनएम 2017 में, और हर एक भर्ती में आता ही रहता है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, ठीक है। चलिए, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? मई। अच्छा, रक्तदान, रक्त को क्या बोलते हो आप? खून बोलते हो ना, खून। ये क्या है? खून है। ये क्या है? खून है। क्या है सर? ब्लड है, खून है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको पता है, जून का महीना रहता है, ठीक, जून के महीने में क्या पड़ती है सर? बहुत
बहुत तगड़ी गर्मी पड़ती है। तो ये जून के महीने में बहुत तगड़ी गर्मी पड़ती है, तो हम बोलते हैं ये जून का महीना आ गया क्या करने, हमारा खून पीने, ठीक है। तो विश्व रक्तदान दिवस, जून में हम लोग रक्तदान कर देते हैं, गर्मी सूरज भगवान को दे देते हैं खून, पी जाओ, ठीक है। इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है, उनको बोलते हैं भाई जून का महीना आ गया खून पीने के लिए। तो इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। डेट ध्यान में रखना है, महीना मैंने आपको याद करवा दिया है, ठीक है। 14 जून को विश्व ध्यान में रखना, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2004 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह दिन कार्ल लैंडस्टाइनर रक्त समूह की खोज करने वाले के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। आपको अच्छे से पता है किसने रक्त समूह की खोज किया था, कार्ल लैंडस्टाइनर ने किया था। अब यहाँ पे थीम दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2024 वाला ध्यान में रखना है, 2025 वाला पूछ सकता है या फिर 2024, 2025 वाला आप गूगल कर लेना, 2025 वाला गूगल कर लेना, लेकिन 24 वाला ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेशन गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स, ठीक है, ये इसका विषय था जो 2024 में मनाया गया था। हालांकि वैकेंसी 2024 में आई हुई है, तो 2024 का ही पूछेगा थीम, 25 का नहीं। जिला स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष कौन होता है, अच्छा प्रश्न है। तो डिस्ट्रिक्ट को डीएम होता है, ठीक है। जिला स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष डीएम होता है, ठीक है। जिला कलेक्टर होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत गठित जिला स्वास्थ्य समिति की संरचना अध्यक्ष, जिला कलेक्टर, जिला न्यायाधीश, पद सचिव, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है। और अन्य सदस्य जिला स्तर के सभी विभागों के अधिकारी, एनजीओ, पंचायती राज प्रतिनिधि आदि ये सभी होते हैं। और ये प्रश्न आया था कहाँ, राजस्थान निचम इनम 2016 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि जिला स्वास्थ्य समिति, अच्छा वही प्रश्न है, रिपीटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी, अब ये राजस्थान पेपर में आया हुआ था, तो हालांकि ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। चलिए, आउट ऑफ सिलेबस है तो हम क्यों पढ़े भाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। अब 14 जून को, ठीक है, 14 जून को रक्तदान दिवस, ठीक है। 14 जून को हमारा खून सूरज भगवान ने गर्मी की वजह से पी लिया, ठीक है। और जब खून पी लिया तो अब हमको खून ज़्यादा चाहिए बॉडी को, तो हम क्या करेंगे, योगा करेंगे, ठीक है। एक हफ्ते बाद योगा शुरू कर देंगे ताकि खून हमको फिर से आए। तो ये आपको याद रहेगा ना, जून के महीने में सर ने बताया था ये चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग, अच्छा आप लोगों को अगर नॉन टेक्निकल हमें पढ़ाना हो, जीके मैथ, तो बहुत अच्छे से आपको हम समझा दें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये राजस्थान में आया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, राजस्थान का सिलेबस और आपका सिलेबस में अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा सिद्धांत है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत पूछा है। चाहे प्राथमिक देखभाल का सिद्धांत हो या फिर आप कोई सा भी स्वास्थ्य दे रहे हो, ठीक है, स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत काम कर रहे हो, तो आपका काम सबसे पहले यही रहेगा कि न्याय संगत वितरण, ठीक है, न्याय संगत वितरण, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए, अल्मा आटा घोषणा 1978 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पीएससी के 8 तत्व, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, टीकाकरण आदि, लेकिन 5 सिद्धांत हैं। न्याय संगत वितरण, स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के समान रूप में उपलब्ध कराना, ये नहीं कि वो हमारे जाति का है, वो हमारा रिश्तेदार है, वो हमारा एंटी पार्टी है तो उसको हम ऐसे करेंगे, उसके साथ ऐसे करेंगे, उसके साथ वैसे करेंगे, ये नहीं, सब आपके लिए एक रूप से समान है, ठीक है। न्याय संगत वितरण, सबको समान वितरण देना होगा। उसके बाद सामुदायिक भागीदारी, उसके बाद अंतर क्षेत्रीय समन्वय, उसके बाद उपयुक्त प्रौद्योगिकी, ये सभी 5 सिद्धांत हैं जो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सरल पहुंच, तो ये भी 2016 में प्रश्न आया हुआ था, ध्यान में रखना है, 2016 में आया हुआ था। स्वास्थ्य की सबसे मान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, आसान प्रश्न है, तो किसके द्वारा देगा भैया, डब्ल्यूएचओ ने ही देगा, और कौन देगा, और कौन है होगा, ठीक है। आईसीडीएस का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, आसान प्रश्न है, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसकी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, सी करेक्ट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, स्कीम नहीं सर्विसेज, यस फॉर सर्विसेज नॉट स्कीम। आईसीडीएस हिंदी में ध्यान में रखना है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, भारत सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम है जो 2 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे हुए गर्भवती धात्री माताओं को, धात्री मतलब कि स्तनपान कराने वाली माता
कुपोषण पूर्व प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और रेफरल सेवाएं प्रदान करता है। इसकी शुरुआत आईसीडीएस की कब से हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। कब? गांधी जयंती के दिन से 1975 में शुरू किया गया। वर्तमान में 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से ये संचालित हो रहा है। ये BFUHS में पूछा गया था 2024 में। लेटेस्ट प्रश्न है, आईसीडीएस की फुल फॉर्म, ठीक है। ये लेटेस्ट प्रश्न है, 2024 में आया हुआ है। अच्छा, नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान प्रश्न है, ये तो सबको पता है। किसमें पूछा गया है सर? ये भी BFUHS में पूछा गया है 2024 में, ठीक है। नर्सिंग दिवस 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 2025 की थीम क्या है? ध्यान में रखना है। इस बार की थीम क्या है? ठीक है, ये थीम आपको ध्यान में रखना है, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर्स, ठीक है। ये आपको इतना ही याद रखना, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर्स, इतना याद करके रखना बस। ये इस बार की थीम थी 2025 की नर्स दिवस की, जो 12 मई में मनाया गया था, ठीक है। ये भी BFUHS 2024 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि WHO के अनुसार वे स्थितियां और प्रथाएं जो स्वास्थ्य बनाए रखने और रोगों के प्रसार को रोकने में मदद करती हैं, क्या कहलाती हैं? वे स्थितियां और प्रथाएं जो स्वास्थ्य बनाए रखने और रोगों के प्रसार को रोकने में मदद करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण उसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो व्याख्या से आप समझ जाएंगे। WHO के अनुसार स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक और सामाजिक कारकों को पर्यावरण कहा जाता है। इसमें स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, सुरक्षित भोजन, उचित आवास, स्वच्छता आदि शामिल है। यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण क्या है सर? तत्व है। ये प्रश्न BTSC एनएम 2024 में शिफ्ट 3 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सभी विशेषताएं हैं। इन सभी में से 3 विशेषताएं हैं लेकिन एक नहीं है, उसी का पता लगाना है। आइए पता लगाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सभी विशेषताएं, सुलभ तो होना है, ठीक है। और क्या है सर? स्वीकारता भी होना चाहिए, ठीक है। किफ़ायती भी होना चाहिए। हाँ, हाई टेक्निक, ये नया नया वर्ड आ गया, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये है, ये है, ठीक है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत है, ठीक है। देखिए, अल्माटा घोषणा 1978 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, सुलभ, किफ़ायती, सामुदायिक स्वीकारता, उपयुक्त तकनीक। वहाँ पे बोला गया था कि अत्यधिक तकनीक नहीं भैया, उपयुक्त तकनीक होगा, ना कि अत्यधिक, तो ऐसे कन्फ्यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था? AMRU फीमेल हेल्थ वर्कर 2022 में ये प्रश्न आया हुआ था, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अभी बैकग्राउंड में आपको साउंड आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करिएगा, पढ़ाई पे फोकस करिएगा। तंबाकू, ठीक है। 31 मई का कौन सा दिवस मनाया जाता है? तंबाकू, मैंने पहले ही बता दिया, एंटी टोबैको डेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वाह, अच्छा, इसकी शुरुआत 1987 में WHO ने किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उद्देश्य क्या है? तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूक करना। थीम क्या है? तो 24 की थीम ये है, 25 की थीम ये है, ठीक है। तंबाकू ए बैरियर टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। तंबाकू से हर साल विश्व में 80 लाख से अधिक मौतें होती हैं। ये प्रश्न आया कहाँ था सर? तंबाकू दिवस वाला 2018 में पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फीमेल हेल्थ वर्कर में। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, बहुत अच्छा प्रश्न है सर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1920 में, ठीक है। 1820 में कंफ्यूज मत होना, 1920 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 3 मार्च 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट 1920 के तहत इसकी स्थापना किया गया था। संस्थापक कौन है सर? क्लाड हिल। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, मुख्यालय इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारत के राष्ट्रपति मानद, ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। कार्य क्या है रेड क्रॉस सोसाइटी का? आपदा, ठीक है, कोई आपदा आ गया तो उससे राहत देना, रक्तदान शिविर बनाना, प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण देना, अस्पताल सेवाएं, ये सभी हैं। भारत में 700 प्लस शाखाएं हैं, ठीक है। ये परीक्षा में आया था कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, फीमेल हेल्थ वर्कर 2018 में ये प्रश्न आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि भाई
WHO की स्वास्थ्य परिभाषा में शामिल है सिवाय एक को छोड़कर। कौन सा नहीं शामिल है? बाकी है। सिवाय का मतलब नहीं है, कौन सा नहीं शामिल है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। सिवाय लिख देगा तो समझ लेना कि नहीं पूछा है, कौन सा नहीं शामिल है। अभी मैं इस प्रश्न को ऐसे पढ़ा हूँ, WHO की स्वास्थ्य की परिभाषा में सभी शामिल हैं एक को छोड़कर, या फिर एक नहीं है। तो ये है फिजिकल है, मानसिक है, सामाजिक है, लेकिन ये कहाँ से आ गया नया वर्ड? प्रजनन नहीं है। ठीक, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1948 की भूमिका के अनुसार ये डिफिनेशन जो दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये फिर रिपीटेड प्रश्न आ गया। ICDS कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? आसान प्रश्न है। ठीक है, 1975 में। पूरा नाम डी ट्रिपल एस बी एनम 2015 में आया हुआ था प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, माँ और बच्चे से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम ओ, तो ये सभी है। MCH है, CSSM है, RCH है, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न कहाँ पे बना था सर? ये प्रश्न कहाँ बना था? डी ट्रिपल एस बी एनम में बना हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, व्याख्या पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, MCS प्रोग्राम 1950 के दशक में शुरू हुआ था। CSSM ये 1992 से 96 तक चला था। सुरक्षित मातृत्व और बाल उत्तरजीविता पर केंद्रित है। RCS प्रोग्राम फेज 1 1997 में MCS प्लस CSSM को मिलाकर बनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, RCS फेज 2 कब? 2005 में। अब RMNCHA प्लस रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एडोलसेंट हेल्थ के रूप में चालू है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सेकंड डी ट्रिपल एस बी में ये पूछा गया था 2015 में। BCG वैक्सीन किस रोग के लिए दिया जाता है? TB के लिए दिया जाता है। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि OPV वैक्सीन कैसे दी जाती है? तो कहाँ गया? मुंह के द्वारा, ओरली। ठीक है, मुंह के द्वारा दिया जाता है, मौखिक मार्ग से दिया जाता है। 2 बूंद जिंदगी का। OPV को 2 बूंद जीभ पर डाली जाती है, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई सुई नहीं, बच्चों को आसानी से ले लेते हैं। ठीक है, कोल्ड चेन की ज़रूरत कम होती है, इसलिए दूर दराज के क्षेत्रों में उपयोगी है। भारत में 2016 में IPV इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन भी शामिल की गई, लेकिन OPV अभी भी पल्स पोलियो अभियान में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ NHM एनम में ये पूछा गया था 2017 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपके भर्ती परीक्षा में वैक्सीन से प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, पेंटा से ही आएगा, और कोई वैक्सीन नहीं पूछेगा। ये हम बोल रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेंटावैलेट आप याद कर लेना। ठीक है, पेंटा के बारे में एक एक जानकारी आप ले लेना। पेंटा वैसे पता ही होगा, पेंटा में कौन कौन से टीके शामिल होते हैं। DPT 3 टीका तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, 3 टीका तो यही हो गया। DPT 3 टीका ये हो गया, एक हेपेटाइटिस B, 4 एक हिप है। ठीक है, तो ये 5 टीके। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। पेंटा मतलब 5 रोगों से सुरक्षा करता है। डिप्टीरिया मैं बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ ये प्रश्न अभी 2025 में जो पूछा गया था। एक अभी RRB का पेपर हुआ था, RRB फील्ड वर्कर का, वहाँ एक प्रश्न आया था। ठीक है, एक प्रश्न बिहार में, ठीक है, बिहार में स्टाफ नर्स में जो पेपर हुआ था वहाँ आया था। एक प्रश्न बिहार में ही एक ड्रेसर के पद पे वैकेंसी आई थी, वहाँ पेपर हुआ था, वहाँ पूछा गया था। तो पेंटा फेवरेट बन चुका है 2025 का, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। हिप हिप जो हिप दिया जा रहा है HIV जो दिया जा रहा है, ये निमोनिया मेनिंजाइटिस से बचाव के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको सब पता ही है, टेटनस पता है, हेपेटाइटिस B पता है, काली खांसी पता है, लेकिन ये हिप आपको ध्यान में रखना है, निमोनिया और मेनिंजाइटिस से बचाव के लिए दिया जाता है। भारत में ये 6, 10 और 14 सप्ताह पर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ एनम में 2017 में ये प्रश्न आया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा टॉक्साइड वैक्सीन है? टॉक्साइड वैक्सीन है टेटनस और डिप्थीरिया भी। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टॉक्साइड वैक्सीन बैक्टीरिया के जहरीले टॉक्सिन को निष्क्रिय करके बनाई जाती है। उदाहरण के तौर पे लाइव एट्यूनेटेड ये भी होगा। ठीक है, OPV अन्य विकल्प जो है OPV, अच्छा ये नहीं है। ठीक है, DPT डिप्थीरिया भी टॉक्साइड है। टेटनस जिसमें टी लग गया वो समझ जाइए आप कि टॉक्साइड है। ये छत्तीसगढ़ में पूछा गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस देखिए ये कितनी बार रिपीटेड हो रहा है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। ये फेवरेट है, जैसे स्वास्थ्य विभाग का कोई सा पेपर हो तो ये फेवरेट बन जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नहीं है? विकल्प में बताया गया। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। तो भारतीय बाल कल्याण परिषद ये नहीं है, बाकी सभी हैं। ये भारत नाम ही लिख दिया है तो ये भारतीय है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताना है WHO का मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान कब लॉन्च हुआ? तो कब लॉन्च हुआ? ये 2013 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये व्याख्या में आप पढ़ लेना। व्याख्या में बताया गया है कि WHO मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान 2013 से लेकर 2030 तक बनाया गया है। मई 2013 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाया गया। 4 इसके मुख्य उद्देश्य हैं: मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं को मजबूत करना, रोकथाम और प्रोत्साहन देना, मानवाधिकार संरक्षण देना और क्या है, शोध और सूचना प्रणाली। तो ये प्रश्न 2014 में पूछा गया था राजस्थान में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि अनावश्यक अनावश्यक एंटीबायोटिक और अनावश्यक स्क्रीनिंग से बचना किस रोकथाम का उदाहरण है? तो भैया किस रोकथाम का उदाहरण है? तो क्वाटरनरी रोकथाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, व्याख्या में हम देखेंगे। व्याख्या मतलब कि अच्छा, प्राइमरी में क्या होता है सर? प्राइमरी में टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा। द्वितीयक में क्या होता है? स्क्रीनिंग, प्रारंभिक उपचार। और तृतीयक में क्या होता है? पुनर्वास। ये हम आपको बता ही चुके हैं, पुनर्वास, विकलांगता सीमित करना। और चतुर्थक, ठीक है, चतुर्थक में क्या होता है? अति चिकित्सा से बचाव होना। ये चारों आपको पता होना चाहिए। हमने क्या बताया, यही ना चौथा इसका क्वाटरनरी रोकथाम मतलब कि चौथा होगा ये। जैसे कि प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, चतुर्थ। तो यही पूछा है ना कि भैया ऐसा कौन सा है, किस रोकथाम में आप अनावश्यक एंटीबायोटिक और अनावश्यक स्क्रीनिंग से बचते हैं? तो ये चतुर्थ, या आप क्वाटरनी बोल सकते हैं या फिर चतुर्थ रोकथाम बोल सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ बताया गया है। समझ में आया? आप तो समझ में आ गया होगा। अनावश्यक एंटीबायोटिक और अनावश्यक स्क्रीनिंग से किस प्रकार के रोकथाम का ये उदाहरण है? तो ये चतुर्थ प्रकार के रोकथाम का उदाहरण है। प्राथमिक में क्या होता है? प्राथमिक में सर क्या होता है? प्राथमिक में टीकाकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा दिया जाता है। प्राथमिक रोकथाम में टीकाकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा दिया जाता है। और द्वितीयक में क्या किया जाता है सर? द्वितीयक में स्क्रीनिंग और प्रारंभिक उपचार किया जाता है। आपकी भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा, स्क्रीनिंग और प्रारंभिक उपचार किस प्रकार के रोकथाम में किया जाता है? तो आप बताओगे द्वितीयक रोकथाम में। तृतीयक में पुनर्वास और विकलांगता सीमित करना होता है। ठीक है, बॉडी में जो भी क्षति हुई उस क्षति को कम किया जाता है। चलिए, चतुर्थक में आपको ही पता हो ही गया कि भैया अति चिकित्सा से बचाव किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया ना, चतुर्थ रोकथाम में अनावश्यक जांच, दवाएं, प्रक्रियाओं से बचाव, मरीज को नुकसान से बचाने के लिए। यह अवधारणा, अब ये अवधारणा किसने दिया था? तो जमाउल के आर मार्क्यूज द्वारा दी गई थी। मार्क्यूज के द्वारा दी गई थी। ये लेटेस्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। 2024 में ये प्रश्न आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में सही कथन चुनें। अब देखिए, शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में, जनसंख्या पर एक अर्बन पीएससी, सही कथन चुनना है। ठीक है भैया, इसने क्या बोला है कि इतना जनसंख्या तो पीएससी नहीं होता, ये तो गलत हो गया। यूपीएससी में मतलब अर्बन पीएससी में ओपीडी सेवाएं नहीं होती, ये भी गलत बोल रहा है। ठीक है, देते हैं 10,000 जनसंख्या पर एक एनम। हाँ भाई, ये सही हो गया, 10,000 जनसंख्या पर एक एनम रहती है अर्बन एरिया में। ठीक है, अर्बन ही पूछा ना, अर्बन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बारे में सही कथन चुने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 10,000 जनसंख्या पर एक एनम रहती हैं अर्बन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए व्याख्या में बताया गया कि सही उत्तर सी है, 10,000 जनसंख्या पर एक एनम। व्याख्या, एनयूएचएम मानक 2024 के अनुसार ये चीज़ हम बता रहे हैं। ठीक है, 50,000 से लेके 60,000 जनसंख्या पर एक अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं, वहाँ पे 10,000 जनसंख्या पे एक एनम रहती हैं। और 2,500 से लेके 5,000 जनसंख्या पर एक आशा रहती हैं। यूपीएससी में ओपीडी, अर्बन पीएससी में ओपीडी होता है, प्लस लेबर रूम रहता है, 4 से 6 बेड होते हैं, इन पेशेंट सुविधा भी होता है। यूसीएससी में 2.5 लाख जनसंख्या पर बनाया जाता है। ठीक है, अर्बन पीएससी 2.5 लाख जनसंख्या पर बनाया गया था। ये आपका लेटेस्ट प्रश्न है जो पूछा गया है।
भारत में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? भारत में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है, ऑप्शन कुछ और देना चाहिए। भारत में मुख्यालय डब्ल्यूएचओ का नई दिल्ली में, यहाँ पे दिया भारत में डब्ल्यूएचओ का देश कार्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। और डब्ल्यूएचओ का वैश्विक मुख्यालय पूछेगा तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड आपको बताना है। भारत डब्ल्यूएचओ का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय SEARO का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। स्थापना तो आपको पता है यूपी त्रिपल में, ये प्रश्न शायद आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? अच्छा प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा सर? अभी हम ऊपर ही बताए हैं, गोभी ट्रिपल एफ के बारे में बताए ना, गोभी ट्रिपल एफ के बारे में हम बताएं, गोभी ट्रिपल एफ, ठीक है, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। गोभी ट्रिपल एफ, यहाँ पे अब फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, यहाँ तक आज तक तो पता ही है। एक एफ का मतलब फीमेल एजुकेशन, दूसरे एफ का मतलब कि फैमिली स्पैकिंग, और तीसरे एफ का मतलब फूड सप्लीमेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके अंतर्गत चलाया जाता है? ICDS भारत सरकार का कार्यक्रम है। यूनिसेफ क्या करता है? सहयोग देता है। यूपी त्रिपल में ये पूछा गया था प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है? तो यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। स्थापना 16 नवंबर 1945 को, स्थापना भी दिखना है। मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस, पेरिस के फ्रांस में। और सदस्य 195, वर्तमान में 195 सदस्य देश हैं। कार्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक संचार को बढ़ावा देना। प्रसिद्ध कार्यक्रम विश्व धरोहर स्थल और साक्षरता मिशन, ठीक है, ये भी यूपी त्रिपल में शायद प्रश्न आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने पूछा जा रहा है कि प्राथमिक केंद्र PSC कितनी जनसंख्या कवर करती है? ये तो याद ही हो गया होगा, ठीक है, कितनी जनसंख्या कवर करती है? 30,000 समतल क्षेत्र पे। IPS मानक केंद्र समतल क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, 5,000, 3,000, PSC 3,000, 20, ये सब कुछ बता दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे 44 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एक मेडिकल ऑफिसर को प्रतिवर्ष कितने बच्चों को कवर करना चाहिए? तो 5,000 से 6,000, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये भी यूपी त्रिपल में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि अच्छा, इसका विकल्प नहीं है, यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए एएनएम को क्या क्या पता होना चाहिए? तो प्रतिवर्ष अपेक्षित गर्भधारण, एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी पर ईयर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये बाकी आप लोग याद कर लेना, ठीक है, मैं भेज दूंगा PDF। अब वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है। अब देखिए, यहाँ से आपको पहाड़ी क्षेत्र में PSC कितनी जनसंख्या कवर करता है, ठीक है, ये तो पता ही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 20,000। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि PSC द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रसव पूर्व देखभाल ANC सेवाओं में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? अब वो कौन सा शामिल है ये आपको बताना है, इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है। तो भैया ANC सेवाओं में क्या क्या शामिल है? ANC सेवाओं में गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण, आयरन फोलिक एसिड गोलियां देना, न्यूनतम जांचें, ये सभी शामिल हैं, तीनों शामिल है, लेकिन केवल 2 ANC जांचें, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, डी गलत है, ठीक है। अब देखिए व्याख्या में, WHO और भारत सरकार 2023 तक के दिशा निर्देश के अनुसार न्यूनतम 4 ANC जांचें अनिवार्य हैं। पहली जांच 12 सप्ताह तक, पहली तिमाही 12 सप्ताह तक, 20 से 24 सप्ताह, 28 से 32 सप्ताह, 36 सप्ताह, ये सभी हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, PSC में नेक्स्ट प्रश्न ये आया था 2022 में, ये प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर आपको पहले ही दिख जा रहा है ना, क्योंकि ऑप्शन हमने ऐसे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे रिपीटेड प्रश्न है। आगे हम देखते हैं। चलिए, अब आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से उत्तर पहले दिख जा रहा था, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC में कौन सा स्टाफ नहीं होता है? ऑप्शन से मेडिकल ऑफिसर, बी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये तो रहता है, ठीक है, PSC की बात हो रही है। लैब टेक्नीशियन, CT स्कैन,
तो आपका करेक्ट उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी ये सभी रहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। ठीक है, आईपीएच, अब देखिए आईपीएचएस मानक के अनुसार एक मेडिकल ऑफिसर, एक स्टाफ नर्स, एक फार्मासिस्ट, एक लैब टेक्नीशियन, एएनएम हर एएनएम हेल्थ वर्कर फीमेल आदि। ठीक है, लेकिन सिटी स्कैन केवल जिला अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज स्तर पर रहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि राज्य स्तर पर स्वास्थ्य चिकित्सालय का नेतृत्व कौन करता है। स्वास्थ्य मंत्री करते हैं, या फिर स्वास्थ्य सचिव, या फिर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, या फिर निदेशक चिकित्सा शिक्षा। तो इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है। ठीक है, ये मैं उत्तर यहाँ पे अभी हटा दिया हूँ। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य सचिव या फिर आईएएस अधिकारी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर उत्तर यहाँ पे 51 नंबर देखना है आपको। 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई बताना है आपको, भारत में ग्रामीण स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना को क्या कहा जाता है। त्रिस्तरीय संरचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं सर? इसका करेक्ट उत्तर पंचायत राज हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। 1992 के तहत भारत में ग्रामीण स्वशासन की 3 स्तरीय प्रणाली लागू की गई, जिसे पंचायती राज कहते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला पंचायत। ये भी केला पीएससी इनम 2022 में ये भी रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सामुदायिक नस्ल की कौन सी भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि सेवाएं व्यक्तियों परिवारों के साथ साथ समुदाय को भी मिले। तो लीडर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की लीडरशिप भूमिका में वह समुदाय को संगठित करती हैं, स्वास्थ्य शिविर जागरूकता अभियान चलाती हैं, समूह शिक्षा देती हैं, पंचायत आशा और आंगनवाड़ी के साथ समन्वय करती हैं। अन्य भूमिकाएं व्यक्तिगत परिवार स्तर पर ज़्यादा केंद्रित होती हैं, इसलिए अन्य हमारा गलत हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये भी एमपी में पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, सब प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं। अब देखिए, रोग के गैर विशिष्ट लक्षणों से विशिष्ट लक्षणों तक की अवधि क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगी सर? रोग के गैर विशिष्ट लक्षणों से विशिष्ट लक्षणों तक की अवधि क्या कहलाती है? यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया है, तो क्या कहलाएगा सर? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोडोमल चरण, या फिर आप बोल सकते हो कि द्वितीयक चरण, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, देखिए प्रोड्रोमल चरण क्या होता है, प्रोड्रोमल स्टेज क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड आपको पता ही है, संक्रमण से पहले लक्षण तक का। और प्रोड्रोमल स्टेज हल्के गैर विशेष लक्षण, थकान, सिर दर्द। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इलनेस स्टेज ये विशिष्ट लक्षण प्रकट को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया। तो कब घोषित किया गया, इसका भी करेक्ट उत्तर है 27 मार्च 2014 को। ये भी हम रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 10 सप्ताह का, अब आप ड्यूटी कर रहे हो। ठीक है, आप एएनएम बन गए हो, 52-72 वाली भर्ती में आपका सिलेक्शन हो गया है। आपके सब सेंटर पर एक 10 सप्ताह का बच्चा टीकाकरण के लिए आया है। उसे हल्का जुकाम है पर बुखार नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपसे सवाल पूछ रहे हैं हम। 10 सप्ताह का एक बच्चा, कोई महिला है, लेके आई हैं टीकाकरण करवाने के लिए, लेकिन आप देखते हो कि उसको हल्का जुकाम है लेकिन फीवर नहीं है, तो आप क्या करोगे? जुकाम के कारण टीका नहीं लगाएंगे, या फिर शेड्यूल के अनुसार टीका लगाएंगे, या फिर अन्य टीके लगाएंगे, या फिर कोई नहीं? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि सर देखिए, शेड्यूल के अनुसार हम टीका लगाएंगे। ठीक है, टीका लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में बन सकते हैं, इस टाइप के ध्यान में रखना है आपको। शेड्यूल के अनुसार टीका लगाएं। व्याख्या, भारत सरकार दिशा निर्देश, हल्का जुकाम, खांसी, दस्त, हल्का बुखार। ठीक है, टीकाकरण में बाधा नहीं है। तो ये नहीं कि भैया अगर उसको जुकाम है, बुखार है, तो हम टीके नहीं लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीकाकरण टालने का वास्तविक कारण क्या है? अगर गंभीर बीमारी है तब टीकाकरण आप टाल सकते हो। ठीक है, एनाफिलेक्सिस का इतिहास, इम्यून सप्रेस्ड बच्चा कीमोथेरेपी आदि में है, तब टीकाकरण के लिए टाल सकते हो। ये प्रश्न देखिए, उड़ीसा में
पूछा गया था। उड़ीसा एनम 2018 में ये प्रश्न आया हुआ था। ये प्रश्न रिपीटेड है। आशा का पूरा नाम पता ही होगा आपको अच्छे से। तो यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, शुरुआत 2005 में हुआ था। किसके तहत? एनएचएम के तहत। चयन गांव की लगभग 25 से लेकर 45 वर्ष की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा आदि महिला को चयन किया जा सकता है। कितनी जनसंख्या पे? 1000 समान और 700 जनजातीय क्षेत्र में। कार्य क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, गर्भवती को पीएचसी तक ले जाना, टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना, प्राथमिक उपचार आदि, ये आशा का कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि राजस्थान में आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को एक साथ जोड़कर स्वास्थ्य सेवाओं को पुनर्गठित करने वाला कार्यक्रम कौन सा है? तो राज संगम इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि डायरिया में कितने दिनों तक जिंक दिया जाता है? जिंक कितने दिनों तक दिया जाता है? अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो 14 दिन तक जिंक दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, WHO ने जो दिशा निर्देश दिए हैं कि भैया अगर 6 महीने से अधिक का बच्चा है तो 20 mg प्रतिदिन गुणे 14 दिन तक आप देंगे। उसके बाद अगर 6 महीने से कम उम्र का बच्चा है तो 10 mg प्रतिदिन 14 दिन तक देंगे। अच्छा, जिंक का काम क्या है? तो ये दस्त की अवधि और गंभीरता को कम करता है। अगले 2 महीने तक दस्त की पुनरावृत्ति को रोकता है। चलिए, ये झारखंड एनएचएम में पूछा हुआ था प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि CMAM का पूरा नाम क्या है? तो कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि NFHS का पूरा नाम क्या है? NFHS का पूरा नाम क्या हो जाएगा सर? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। ये NFHS जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की शुरुआत 1992-93 में हुआ था। NHFS 1 अब तक 5 सर्वे पूरे हुए हैं। NHFS 5 2019 से 21 तक ये 5 सर्वे इसके पूरे हो चुके हैं। संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्लस IPS मुंबई। डेटा जनसंख्या, मात्र शिशु स्वास्थ्य, पोषण, परिवार नियोजन आदि, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ICDS, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। और ये कहाँ पे पूछा है सर? ये पूछा है राजस्थान एनएचएम एन में 2018 में पूछा हुआ है। अब देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में कि ऑप्शंस को मतलब ऑप्शन दिखा रहे हैं तो आपको उत्तर दिख जा रहा है। हाल ही में राजस्थान में ट्रिपल पी मोड पर कौन से स्वास्थ्य संस्थान दिए गए हैं? ये लास्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस किए थे। PSC, ठीक है, PSC इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। व्याख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना होगा। महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, या फिर महीने में 9 बार, या फिर 9 महीने में 1 बार। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस की तरह क्लोज दिया है, ठीक है। ऑप्शंस दिया है कि महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार, तो यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। साल में भैया, साल में ये हर साल 11 अप्रैल, ठीक है, हर साल में 1 बार मनाया जाता है। नोट, प्रश्न में विकल्प गलत है, सही उत्तर 11 अप्रैल। अच्छा, ये विकल्प गलत दिया है, साल में 1 बार देना चाहिए, ठीक है। साल में 1 बार 11 अप्रैल को मनाया जाता है। शुरुआत 2003 से हुआ था। राजस्थान एनएम में यह प्रश्न आया हुआ था। अच्छा, बाकी ये प्रश्न अब आप लोग, मैं PDF भेज दूंगा तो हल कर लेना, ठीक है। टोटल कितना प्रश्न है सर? अब वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है। और अच्छा, टोटल 81 प्रश्न है, ठीक है। ये आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। PDF आपको भेज देंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद। देखिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ठीक है आप लोग, और लाइक भी कर दिया करिए। हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप, हम जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ आपको अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ फिर वीडियो बनाने की इच्छा ही नहीं होती है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप अपने एंड से एफर्ट लगाया करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।